हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं के बारे में कंप्यूटर फंडामेंटल्स फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, एसएसबी का हो, पीएससी का हो, यूजीसी नेट, रेलवेज, पुलिस, इन शॉर्ट कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर और इंटरनेट में से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में कभी कुछ भी ना पढ़ा होता है। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाएंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जब कंप्यूटर की बात होती है तो उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिन्हें हमें जानना होता है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये डेटा क्या होता है। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, रॉ फैक्ट्स जैसे यहाँ पे लिखा है अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, बिल्कुल जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, बिल्कुल जो रॉ हो। ठीक है, इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है, डेटा जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, उनको जब प्रोसेस किया जाता है और एक मीनिंगफुल वे में फॉर्म किया जाता है तो वो फिर बनती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, उनको जब मीनिंगफुल वे में पेश किया जाता है तो वो क्या बनती है? इंफॉर्मेशन बनती है। फिर इसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग इज़ द कोर्स ऑफ डूइंग थिंग्स इन ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। आपने कई बार बुक्स में देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन अब वो व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक डिवाइस नहीं होती, कंप्यूटर एक मशीन होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, वो मिलजुल के एक मशीन को बनाती है। सो हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट द डेटा, जो डेटा को एक्सेप्ट करती है, जो हम यहाँ से उसको डेटा देते हैं। डेटा हमने क्या कहा? मीन्स रॉ फैक्ट्स। ठीक है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट द डेटा विद इंस्ट्रक्शंस। ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विद इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को हम जो डेटा देते हैं उसके साथ साथ हमें उसको इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती है। जब हम कंप्यूटर को डेटा देंगे टू, फिर से लिखेंगे टू, तो कंप्यूटर हमें क्या दिखाएगा? वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा? वो वहाँ से दिखाएगा 22। लेकिन अगर हम यहाँ से उसको एक इंस्ट्रक्शन देंगे टू, फिर इंस्ट्रक्शन देंगे प्लस, ठीक है, प्लस का साइन देंगे, 2+2, वो वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या देगा? 4। इस तरह से बनता है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट्स द डेटा विद इंस्ट्रक्शंस देन प्रोसेसेस इट। फिर उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, देन प्रोसेसेस इट एंड देन गिव्स अस द डिज़ायर्ड आउटपुट। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट देता है, एक डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन देता है। हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं, सबसे पहले हम क्या देते हैं कंप्यूटर को? डेटा। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स। डेटा क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। ठीक है, उसे देते हैं कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर को। कंप्यूटर उन रॉ फैक्ट्स का क्या करता है? प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस। फिर हमें क्या मिलता है? डिज़ायर्ड आउटपुट या फिर इंफॉर्मेशन। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। वो इसके बाद दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा
हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है ह्यूमनवेयर, यानी कि जो यूज़र होता है। ठीक है, तो उसको हम अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, उसके साथ टच नहीं करते हैं। अभी हम जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है टेंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि वो पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, वो होता है हार्डवेयर। दोस्तों अभी हम बस बेसिक समझ रहे हैं, इसके बाद जब हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे तब हम आपको अच्छे से सिखाएंगे हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अब रहा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है नॉन टेंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। बहुत ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर टेंजिबल पार्ट होता है और सॉफ्टवेयर नॉन टेंजिबल पार्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो हम डेटा शेयर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं या डेटा रिसीव करते हैं, ठीक है, इसे मेजर होता है। ठीक है दोस्तों, वो कैसे मेजर होता है? डेटा का जो मेजरमेंट होता है उसमें सबसे छोटा पार्ट होता है बिट। ठीक है, बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 8 बिट्स आपस में मिलके एक बाइट बनाते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक बाइट कितने बिट्स का होता है, 1 किलोबाइट कितने बाइट्स का होता है। ऐसे ही कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पे। ऐसे ही अगर हम देखें तो 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट बनाते हैं, KB। ऐसे ही 1024 किलोबाइट्स 1 मेगाबाइट बनाते हैं, MB। ऐसे ही 1024 MBs 1 गीगाबाइट बनाते हैं, 1 GB। ऐसे ही 1024 GBs 1 टेराबाइट बनाते हैं, 1 TB। ठीक है, ये हम बाइनरी डिजिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाइनरी में अगर वहाँ पे लिखा होगा बाइनरी में आप कैलकुलेट कीजिए तो ये मेजरमेंट है। अदरवाइज 1000 बिट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1000 किलोबाइट्स आर इक्वल टू 1 मेगाबाइट। ऐसे ही 1000 मेगाबाइट्स आर इक्वल टू 1 गीगाबाइट ऐसे ही। लेकिन जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो 1024 को आप प्लस कर सकते हैं। तो ये हमने देखा हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर टेंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं हार्डवेयर, जैसे स्पीकर है, ये क्या है? हार्डवेयर। हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मॉनिटर, इसको बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसे ही माउस, ठीक है, ये चूहा छोटा वाला, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसे ही कीबोर्ड, इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, टाइपिंग में काम आता है। तो ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है। अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिससे हम कंप्यूटर को डेटा यहाँ से देते हैं। जिससे हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट करते हैं वो एक इनपुट डिवाइस बन जाती है। जैसे कीबोर्ड सबसे बढ़िया एग्जांपल। हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में डेटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे 2+2, जैसे हम लिखेंगे 2+2, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं। भी डिवाइस से हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट करते हैं, वो डिवाइस इनपुट डिवाइस बन जाती है। जैसे कीबोर्ड, माउस। ऐसे ही जॉयस्टिक आपने कई बार देखी होगी, वो ज़्यादातर गेम्स खेलने में काम आती है। ठीक है, ऐसे ही माइक्रोफोन जिससे रिकॉर्डिंग होती है, वेबकैम से वीडियो शूट होता है। ठीक है, स्कैनर जिससे हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। और एक बात, स्कैनर जो होता है वो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी तो होता है। ठीक है, हाँ, ये बात आप याद रखना, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ऐसे ही मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। और जो आजकल के मॉनिटर्स हैं वो भी बोथ हैं, इनपुट भी आउटपुट भी, क्योंकि आजकल के जो मॉनिटर्स आते हैं वो टच वाले होते हैं। ठीक है, और जब हम उसको टच करते हैं तो वो इनपुट बन जाता है, और जब वो वहाँ से हमें कुछ दिखाता है तो वो आउटपुट बन जाता है। लेकिन अगर हम पुराने मॉनिटर्स की बात करें तो वो आउटपुट डिवाइसेस थी, इनपुट डिवाइसेस नहीं थी। लेकिन आजकल के मॉनिटर्स दोनों हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। ठीक है, अगर माउस की बात करें तो आपने देखा होगा, आप में से जिसने भी कंप्यूटर यूज़ किया होगा उसने देखा होगा, ये माउस 2 तरह के होते हैं। वो पुराने माउसेस होते थे जिनके नीचे एक छोटी सी बॉल होती थी, आप देख सकते हैं छोटी सी बॉल होती थी,
उनको जब हम घुमाते थे तो वो रबर की बॉल होती थी या मेटल बॉल होती थी, वो जिस डायरेक्शन में भी घूमती थी हमारा जो कर्सर होता था वो भी उसी डायरेक्शन में घूमता था। उनको क्या बोलते थे, मैकेनिकल टाइप माउसेस। और आजकल जो माउसेस यूज़ होते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें एक लेज़र होती है, लेज़र फॉर डिटेक्टिंग दी माउसेस मूवमेंट। तो इनके नीचे एक वो रेड रेड कलर की लाइट होती है, लेज़र, वो माउस की पोजीशन डिटेक्ट करके कर्सर को भी घुमाती है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बेसिक्स जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे माउसेस में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे होते हैं PS2 माउसेस, सीरियल माउस और USB और कॉर्डलेस माउस। ठीक है, ये रहा USB और कॉर्डलेस माउस। ठीक है, आजकल जो यूज़ होते हैं वो होते हैं USB और कॉर्डलेस माउस। आपने देखा लैपटॉप्स में सिर्फ USB पोर्ट्स होते हैं, तो उनके थ्रू हम ये USB माउसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और कॉर्डलेस भी होते हैं जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और होते हैं सीरियल माउसेस, मॉनिटर्स होते थे बड़े बड़े कंप्यूटर, उनमें ये सब यूज़ होता था। और PS2 माउसेस ये वाला, ये इसमें ये वाला जैक होता था, ये यूज़ होती है। ये इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अभी हम बात कर रहे थे जॉयस्टिक की, तो ये रही जॉयस्टिक। ठीक है, इसे हम गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलने में काम आती है। ऐसे ही लाइट पेन्स, ऐसे ही स्टाइलस पेन लाइक डिवाइसेस कॉमनली यूज्ड विद टैबलेट PCs एंड PDAs। ठीक है, ये जो, अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से डेटा निकाल के हमें डेटा प्रोवाइड करती है, उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर को डेटा दिया, रॉ फैक्ट्स दिए, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दिए। कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, किस सूरत में, आउटपुट सूरत में। आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स आते हैं, ऑडियो स्पीकर्स आते हैं, मॉनिटर आता है। पहले ही हमने बात की टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर में एक होता है ये कैथोड रे ट्यूब, CRT, पुराने वाले होते थे, आपने देखा होगा, बड़े बड़े टीवी के जैसे होते थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसका पूरा नाम पता नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम है कैथोड रे ट्यूब, CRT डिवाइसेस इन्हें बोलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद यूज़ होने लगे LCDs, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और अब आजकल यूज़ होते हैं TFTs, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी मॉनिटर्स होते हैं, वो ये LCD से भी बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। यहाँ पे ये कुछ प्रिंटर्स दिए गए हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। पे भी जाते हैं किसी कैफ़े पे, वहाँ से हमें प्रिंट आउट निकालना होता है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, इंकजेट प्रिंटर के थ्रू। कोई भी कलर प्रिंट आउट हो, कुछ भी हो, वो हम इसी के थ्रू, तो हम इसी के थ्रू प्रिंट आउट लेते हैं। बाद आता है लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर क्या काम करता है, इसमें वो ड्रम्स होते हैं। ठीक है, इसमें इंक नहीं लगते, इसमें वो ड्रम्स लगते हैं, और जो प्रिंटर होता है ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर्स कलर नहीं होते हैं, ये सब ब्लैक एंड वाइट होते हैं। इसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ज़्यादातर कंपनीज़ में यूज़ होते हैं, बैंक्स में यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा जब बैंक पे जाते हैं, वहाँ से अगर हमें बैंक स्टेटमेंट मिलता है या फिर चेक बुक मिलता है, उस पे जो वो राइटिंग होती है वो ऐसे डॉट्स में होती है, डॉट्स में होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, T लिखना होगा, ऐसे होगा, तो वो प्रिंट आउट इसी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क आती हैं, हार्ड डिस्क आती हैं, CD-ROM वगैरह आता है। ये हम अभी बेसिक सिखा रहे हैं, अभी हम आपको एडवांस्ड में भी सिखाएंगे इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। जैसे यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी बहुत पहले यूज़ होती है, ये पुराने टाइप की है, इनमें हम ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। आप यहाँ देख सकते हैं 305 साइज़ की डिस्क सिर्फ 1.44 MB का डेटा स्टोर कर सकती थी। मतलब आप समझ सकते हैं कितना कम डेटा हम इनमें स्टोर कर सकते थे। साइज़ इनका बहुत बड़ा होता था, लेकिन डेटा बहुत कम स्टोर कर पाती थी। हार्ड डिस्क में हम बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू दी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की अगर हम बात करें तो उसमें एक आती है ब्लू रे डिस्क,
फिर आती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी, और उसके बाद आती है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। अब अगर हम डीवीडी की बात करें तो इसमें भी दो किस्म की डीवीडीज़ होती हैं, एक होती है राइट वंस, दूसरी होती है राइटेबल। ठीक है, ऐसे ही सीडी में होती है राइट वंस और रीराइटेबल। ठीक है, जब आप डीवीडी लाते हैं उसको अपने कंप्यूटर में इंसर्ट किया, फिर उसमें एक बार डेटा डाला, फॉर एग्जांपल आपने उसमें कुछ फ़ोटोज़ डाले या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट डाला, फिर आप उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। आप उस डेटा को डिलीट बिल्कुल नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। वो होता है राइट वंस, यानी कि आप सिर्फ एक बार डीवीडी में राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है रीराइटेबल। इस तरह की जो डीवीडीज़ होती है आप उनमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, फिर उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, फिर दोबारा से उस डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रीराइटेबल। तो जब तक कि डीवीडी ख़राब ना हो जाए, उसमें उससे क्रैचेस ना पड़े, तब तक आप डीवीडी को यूज़ करते रहिए। ऐसे ही सीडी में भी होता है। जो पुरानी सीडीज़ होती थी वो राइट वंस होती थी, और जो अब सीडीज़ आती हैं वो रीराइटेबल होती हैं। आप उनको डेटा डिलीट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब डीवीडी और सीडी में फ़र्क बस इतना है कि डीवीडी में हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और सीडी में कम डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल अगर हम सीडी की बात करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, और अगर हम डीवीडी की बात करें तो उसमें GB 4 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जैसे फ्लैश ड्राइव्स आती हैं, जिसे हम पेन ड्राइव वगैरह बोलते हैं, छोटे छोटे मेमोरी कार्ड्स, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस अटैच होती है। उसमें एक बड़ा सा डिब्बा होता है जिसे हम CPU बोलते हैं। वो दरअसल CPU नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। CPU उस डिब्बे में एक छोटा सा प्रोसेसर होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो पूरा वो इतना बड़ा डिब्बा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। और वो जो सिस्टम यूनिट होता है वो बहुत सारी चीज़ों का बना होता है, जैसे पावर सप्लाई, फिर होता है मदरबोर्ड, फिर होता है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी होती है, उसमें वीडियो कार्ड्स होते हैं, साउंड कार्ड होता है। ऐसे ही उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और वो मिलजुल के बन के एक सिस्टम यूनिट बनाते हैं। अब मदरबोर्ड की बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वहाँ पे पूछा जाएगा मेमोरी यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर में कहाँ पे लगा होता है, वो बिल्कुल मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। ये जो मदरबोर्ड होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो भी मदरबोर्ड में लगा होता है। मेमोरी जो होती है वो बिल्कुल मदरबोर्ड में लगी होती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस जिसे हम बोलते हैं वो भी मदरबोर्ड में लगा होता है। ये मदरबोर्ड की एक पिक यहाँ पे दी हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट। हाँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये आईडियो वाला सिस्टम, जहाँ पे वो आईडियो पिन्स लगती हैं, ये USB वाले स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे USB पोर्ट्स लगते हैं। तो ये तो हमने देख लिया था हार्डवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में जाने तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर की वजह से ही हार्डवेयर काम करने लगता है। जैसे आपका माउस है, ठीक है, अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो माउस बिल्कुल बेकार है। ठीक है, वो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही कीबोर्ड, अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर काम कैसे करेगा, तो जो आपका कीबोर्ड है वो बिल्कुल बेकार है। यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वही हमारे हार्डवेयर को रन करता है। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम देखें ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम पार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, हमारा कंप्यूटर चलने लगता है। ठीक है, सिंपल में तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, मैनेजिंग रिसोर्सेज, मेमोरी, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स एट्सेट्रा,
प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस, रनिंग एप्लीकेशंस। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या काम करता है, ये हमारी पूरी कंप्यूटर को रन करवाता है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द रियल फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर। इट हेल्प्स यू टू यूज़ कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। सबसे पहले हमने हार्डवेयर लाया, ठीक है, एक कंप्यूटर लाया, उसमें कीबोर्ड भी है, माउस भी है, मॉनिटर भी है, सिस्टम यूनिट भी है, सब कुछ लगा है उसमें, पावर सप्लाई भी है उसमें। फिर हमने उसमें क्या काम किया, हमने उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, कोई भी सॉफ्टवेयर हमने उसमें, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमने उसमें इंस्टॉल किया। तो उसके बाद जो भी फंक्शन हमें कंप्यूटर में करनी होती है उसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, ठीक है, तो उसके लिए आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेरी सिंपल। आपको कंप्यूटर में कोई पिक्चर बनानी है, फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हो, फ़ोटोशॉप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेरी सिंपल। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये कंप्यूटर में असल फंक्शन करवाते हैं। ये एक जो यूज़र होता है उसे अलो करते हैं टू डू सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर जो हमारा कंप्यूटर है वो कोई भी काम बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे इसका नाम है यूटिलिटी, ये बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या काम करता है? इट इज़ यूज्ड टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एंटीवायरस, क्लिपबोर्ड, डीबगिंग, डिस्क क्लीनअप। ये सब क्या काम करते हैं? ये हमारे कंप्यूटर को और यूज़फुल बनाते हैं। ठीक है, और यूज़फुल बनाते हैं। और अब यहाँ पे दिया गया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम डॉस भी बोलते हैं। तो डॉस वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। इसमें हमें कमांड्स का इस्तेमाल करना होता है। हम जानते हैं फाइल्स के बारे में। ये फाइल्स क्या होती है? फाइल इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू स्टोर ऑन ए डिस्क। ठीक है, इट मस्ट हैव ए यूनिक नेम। और जो हमारी फ़ाइल होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फाइल नेम, दूसरा होता है एक्सटेंशन। जैसे अगर आप काम करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, जैसे आप अपना कोई रिज्यूम बना रहे हो, ठीक है, आपको किसी कंपनी में अपना एक रिज्यूम देना है और आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर रहे हो। आपने डॉक्यूमेंट को टाइप किया और अब उस फाइल को आप सेव कर रहे हो, ठीक है, तो आपने फाइल का नाम रखा RESUME, रिज्यूम। ठीक है, आपने जब फाइल को सेव किया तो उसमें खुद ही एक एक्सटेंशन आता है, ठीक है, .doc और .docs, यानी कि ये फाइल है ये एक वर्ड फाइल है। जैसे यहाँ पे दिया गया है .doc होती है वर्ड डॉक्यूमेंट, XLS अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन हो वो होती है एक्सेल डॉक्यूमेंट, ऐसे ही PPT अगर हो तो वो होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन से हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो जनरेशंस आई, कंप्यूटर जो हमारा आज का कंप्यूटर है वो हम तक कैसे पहुंचा, उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई, उसमें कौन कौन सी इन्वेंशन हुई कि वो आज हम तक इस हालत में पहुंचा है। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंप्यूटर की जनरेशन आई वो 1940 से 1956 तक थी। उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिए। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी इसमें क्या होता था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे और मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी के लिए यूज़ होते थे, यानी कि इसमें जो डेटा स्टोर होता था वो मैग्नेटिक ड्रम्स में होता था। ये कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े होते थे, एक एक कमरे में आते थे, एक जो बड़ा कमरा होता था उसके जितने ये कंप्यूटर्स थे, बहुत ही कीमती थे, बहुत ही एक्सपेंसिव थे। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हीट
जनरेट होती थी और इस हीट की वजह से इसमें बहुत सारे माल फंक्शंस होते थे। जो इसमें इनपुट होता था वो पंच कार्ड्स पे बेस होता था, जो इसमें इनपुट हम देते थे वो पंच कार्ड्स और पेपर टेप पे बेस होता था, और जो हमें आउटपुट मिलता था वो प्रिंट आउट्स के थ्रू मिलता था। क्या मिलता था? प्रिंट आउट्स के थ्रू। और जो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी इसकी बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है यूनिमैक एंड एनैक। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जो 1956 से 1963 तक रही। इसमें यूज़ होते थे ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो यही हुई, वैक्यूम ट्यूब से हम ट्रांजिस्टर्स तक पहुँचे। जो ट्रांजिस्टर्स हैं दे रिप्लेस्ड द वैक्यूम ट्यूब्स एंड इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इट अलाउड कंप्यूटर्स टू बिकम स्मॉलर, फास्टर, चीपर। जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो स्मॉलर बने, छोटे बने, फास्टर, ज़्यादा काम करते थे और थोड़े सस्ते भी होने लगे थे। ये जो कंप्यूटर्स होते थे ये अब भी इनपुट के लिए पंच कार्ड्स पे डिपेंडेंट थे और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स पे डिपेंड। और जो ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी इसमें और एक डेवलपमेंट हुई। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप हो गई, सच एज कोबाल एंड फोर्ट्रान। ये दो लैंग्वेजेस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वजूद में। और ये जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे ये कंप्यूटर की हिस्ट्री में पहले ऐसे कंप्यूटर्स थे जो इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में सेव करते थे, विच मूव्ड फ्रॉम मैग्नेटिक ड्रम टू मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आती है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 तक। इसमें क्या हुआ? इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होने लगे। पहले क्या होता था? पहले वैक्यूम ट्यूब्स आए, फिर ट्रांजिस्टर्स आए और अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होने लगे। The development of integrated circuits was the hallmark of the third generation of computer। ये जो ट्रांजिस्टर्स होते थे जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ होने लगे, उनको छोटा किया गया एंड वे प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कार्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, वो सिलिकॉन चिप्स पे उनको चिपकाया गया जिसे सेमीकंडक्टर्स बोलने लगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इन सेमीकंडक्टर से क्या फ़ायदा हुआ? इससे जो कंप्यूटर की स्पीड है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुई। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगे और एनर्जी एफिशिएंट भी बने। अब पंच कार्ड्स और प्रिंट आउट्स के बजाय जो यूज़र था इस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सीधे कीबोर्ड और मॉनिटर्स से इंटरफेस करने लगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता था। फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसमें पंच कार्ड्स और प्रिंट आउट्स होते थे, लेकिन अब जो ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होने लगे, इसमें एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट आई कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स का। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो यूज़र होता था वो एट अ टाइम मिनी एप्लीकेशन रन कर सकता था। ठीक है, पहले हम एक बार एक ही काम कर सकते थे, लेकिन अब एक बार में हम बहुत सारे काम कंप्यूटर पे अंजाम दे सकते थे। ठीक है, और जो ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी इस बार पहली बार ऐसा हुआ जो कंप्यूटर थे वो मास पब्लिक के लिए अवेलेबल हुए। जो पहले दो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज़ और फर्म्स के लिए अवेलेबल होते थे क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता था और काम भी उतना ज़्यादा नहीं करते थे, एनर्जी बहुत ज़्यादा लेते थे, शोर बहुत ज़्यादा करते थे, हीट बहुत ज़्यादा होती थी उनमें, महंगे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जो ये वाले कंप्यूटर थे ये पहली बार यूज़ के लिए लाए गए। इसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1974 से प्रेजेंट दौर तक। इसमें क्या हुआ? इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए। दी माइक्रो प्रोसेसर बॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज thousands of integrated circuits were built on a single silicon chip। अब क्या हुआ? अब हज़ारों की तादाद में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते थे सिंगल सिलिकॉन चिप पे लगाया गया। जो कंप्यूटर का साइज़ था वो बहुत ही छोटा हुआ एंड कुड बी प्लेस्ड ऑन द पाम ऑफ ए हैंड, और हाथ की हथेली पे भी रखा जा सकता था। इतना कम साइज़ हुआ कंप्यूटर्स का। इसमें अगर हम देखें तो 1981 में IBM इंडिया की एक कंपनी थी, इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट PC फॉर होम यूज़। और ऐसी 1984 में एप्पल ने अपना एक कंप्यूटर लाया है जिसका नाम था मैकिन्टोश। अब अगर बात की जाए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तो वो
प्रेजेंट से बियॉन्ड, यानी कि जो फ्यूचर आएगा उसमें यूज़ होंगे। इनकी ख़ास बात क्या है? इनकी ख़ास बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो फ्यूचर में कंप्यूटर आएंगे यानी कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। ये अभी भी डेवलपमेंटल प्रोसेस में है, लेकिन इसकी बहुत सारे फीचर्स अभी भी हमारे सामने हैं, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, वो आपने देखा होगा ना, हेलो गूगल, वो गूगल को हम कुछ भी बोलते हैं वो हमें वहाँ से रिजल्ट्स दिखाता है, वो ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। ऐसी इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होंगे, इनकी एक ख़ास बात होगी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है एनालॉग कंप्यूटर। ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता था, ये क्या काम करते थे? ये सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते थे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्लाइड रूल। ठीक है, ये इन एनालॉग कंप्यूटर्स का काम होता था। इसके बाद आए डिजिटल कंप्यूटर्स। जो डिजिटल कंप्यूटर्स थे वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस भी काम में लाते थे। इनमें क्या होता था? इनमें बाइनरी सिस्टम यूज़ होने लगा। इसके बाद क्या आए? हाइब्रिड कंप्यूटर्स में बोथ डिजिटल सिस्टम भी था और एनालॉग सिस्टम भी था। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज़ के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, साइज़ के हिसाब से तो सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर दुनिया का है। ठीक है, ये सिर्फ हाईली स्पेशलाइज्ड पर्सन्स ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें यूज़ करना बहुत ही टफ होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। और जो ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस में यूज़ होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग। इट यूजेस ऑल इट्स पावर इन एग्जीक्यूटिंग ए फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल। इसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, ये बहुत बड़े और बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स साइमल्टेनियसली मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन्हें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, जैसे सेंसस इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स। बात आता है मिनी कंप्यूटर। इनको मिड 1960s में डेवलप किया गया। आजकल इन मिनी कंप्यूटर्स को सर्वर्स भी बोला जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर में एक CPU होता है, एक प्रोसेसर होता है, और ये इंडिविजुअल यूज़ के लिए बनाया गया है। इसमें रैम होती है, रोम होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सिंपली जो कंप्यूटर आज हम यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों में होता है, हमारे छोटे ऑफिस में होता है, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। इसके बाद आते हैं वर्क स्टेशंस। दे आर डेडिकेटेड टू ए यूज़र और ए ग्रुप ऑफ यूज़र्स। ठीक है, जो एंगेज्ड होते हैं किसी बिजनेस में और प्रोफेशनल वर्क में। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स वन और मोर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेज और एक फास्टर प्रोसेसर देन ए पर्सनल कंप्यूटर। जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होता है, उससे कई गुना ज़्यादा फास्टर प्रोसेसर इन वर्क स्टेशंस में होता है। जो वर्क स्टेशंस होते हैं, दे आर यूजुअली बिल्ट विद एन ऑप्टिमाइज्ड डिज़ाइन फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इमेज रेंडरिंग एंड एडिटिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब हम डिटेल में समझेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। पहले हमने बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा, ये CPU क्या होता है। अब हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे इस CPU के बारे में। ये CPU क्या होता है? ठीक है, ये CPU क्या होता है? CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट्स डेटा, परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन द डेटा एंड सेंड्स आउट द रिजल्ट्स। ठीक है, ये हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट सेंड करता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनपुट डिवाइस इज कम्युनिकेटेड वाया द बस टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को देती हैं, वो एक बस के थ्रू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचता है। जो CPU होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी थिंग्स लाइक ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। कंप्यूटर में जो इंटरनल यूनिट्स होते हैं, उन्हें रजिस्टर्स बोला जाता है। और जो मेन बस डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है, उसे बोलते हैं फ्रंट साइड बस। और जो इंटरनल बस होती है फॉर कम्युनिकेशन विद कैश मेमोरी इज़ कॉल्ड द बैक साइड बस। CPU जो होता है वो दूसरे प्रोग्राम्स को डायरेक्ट करता है टू परफॉर्म टास्क। जैसे अगर कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन हमें करनी हो, तो जो CPU होता है, ये ALU उसको काम में लेता है।
कि हाँ भाई आप ये काम करो, ये आपका काम है, ये लॉजिकल काम है, अरिथमेटिक काम है, ये वाला काम आपको करना है। अगर किसी डेटा को स्टोर करना हो तो वो मेमोरी यूनिट करता है। सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। डीज रजिस्टर्स कंटेन डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसेस यूज्ड इन द एएलयूज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसके अलावा जो सीपीयू होता है इसमें एक इंटरनल बस होती है कम्युनिकेशन के लिए विद कैश मेमोरी, इसको हम बोलते हैं बैक साइड बस। अब हम फिर से पहुंचते हैं कंप्यूटर मेमोरी पे। ठीक है, मेमोरी में हमने देखा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने पहले ही बात की, जिसमें हार्ड डिस्क आती है, पपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स, यूएसबी ड्राइव्स, वो छोटे छोटे मेमोरी कार्ड्स होते थे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है रैम और होती है रोम। ये रैम क्या होती है? रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। ये वोलाटाइल होती है और किस लिए यूज़ होती है? जो डेटा करंट में यूज़ होता है उसे अपने पास रखती है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो हार्ड डिस्क पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो कॉपी होता है रैम पे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। क्या तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बूटिंग क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग हार्ड डिस्क प्रोग्राम्स ऑन टू द रैम। सिंपल में ये जो रैम होती है ये वोलाटाइल होती है, यानी कि इस पे जो डेटा स्टोर होता है वो तभी तक इसके ऊपर रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। जब जैसे ही हमने कंप्यूटर को ऑफ किया, जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है, जो रैम पे डेटा होता है वो भी गायब होता है। ठीक है, वो डेटा चला जाता है। ये जो रैम होती है ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इसके बाद बारी आती है रोम की। ये रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंटली स्टोर्स द डेटा, नॉन वोलाटाइल होती है, यानी कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कभी नहीं चला जाता है, वो हमेशा इसके ऊपर सेव रहता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, इसलिए हम रोम को ऐसे समझ सकते हैं, जब हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम ऑन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स होता है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम ऑन करे हुए हो, आप उस डॉक्यूमेंट को आप क्लोज करना चाहते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू सेव दिस डेटा। एक इंस्ट्रक्शन आती है, रोम के थ्रू हम तक पहुँचता है, वो परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर होता है। ठीक है, तो वही होता है रोम। रोम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पी रोम, ई पी रोम, ई पी आर ओ एम, ई ए आर ओ एम। ठीक है, ये बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक्स में समझ जाओ ये रोम क्या होती है। ठीक है, तो हम सिंपल में हम बोल सकते हैं रोम इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज दैट परमानेंटली स्टोरेज डेटा, कंटेन्स प्रोग्रामिंग नीडेड टू स्टार्ट अ पीसी एंड होल्ड्स प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सिंपल में हम ये बोल सकते हैं। दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही लंबा हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बाद हम कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब तक अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कोई कन्फ्यूजन रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, हम कोशिश कर सकते हैं आपको अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की।